हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अंकुश और आज हम रीड करेंगे अरावली हिल्स को लेकर एक एडिटोरियल और इसके थ्रू इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश ग्रामर को, वोकैबुलरी को, रीडिंग स्किल को और साथ ही साथ आपका करंट अफेयर्स का टॉपिक भी कवर होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा टाइटल क्या है? ग्रीन वॉशिंग, तो हरियाली की सफाई। नाम से ही पता चल रहा है ग्रीन वॉशिंग का मतलब है जो ये पेड़ पौधे काट रहे हैं, पहाड़ काटेंगे तो ग्रीनरी जो है उसको वॉश आउट कर दिया जाएगा, तो ग्रीन वॉशिंग। और किस पर एडिटोरियल है? ऑन द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पर। माइनिंग, माइनिंग पर। माइनिंग मतलब होता है खनन। खनन तो समझते हो आप, पहाड़ को काट कर जो मिनरल्स निकालते हो, पत्थर निकालते हो, मिट्टी रेत निकालते हो, जो भी करते हो, कोयला निकालते हो, माइनिंग हो जाती है सारी अलग अलग तरह की, तो खनन बोलते हैं हिंदी में। तो माइनिंग इन द अरावलीज, अरावलीज में खनन पर। तो इन दोनों पर है एडिटोरियल, पहला सुप्रीम कोर्ट पर और दूसरा अरावली में माइनिंग पर। इसके नीचे हमारा सब टाइटल द डिबेट ऑन, बहस किस चीज पर? व्हाट इज अरावली, अरावली क्या है? रिवील्स, ये खुलासा करती है। ये जो बहस है ये खुलासा करती है, उजागर करती है। तो टेंस हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। और कौन सी बहस? कि अरावली क्या है? तो ये वाली बहस खुलासा करती है किस चीज का? डिस्ट्रस्ट ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के अविश्वास का। किस पर? ऑन इकोलॉजिकल इश्यूज पर, जो पारस्परिक मुद्दे हैं इन पर। तो इकोसिस्टम से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे होते हैं तो इन पर जो सरकार का डिस्ट्रस्ट है, सरकार का अविश्वास है, मतलब सरकार को विश्वास ही नहीं है इकोलॉजिकल इश्यूज पे, तो इसका खुलासा करती है ये वाली बहस। और कौन सी बहस? कि अरावली क्या है। तो टेंस हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, रिवील हो गया खुलासा करना, उजागर करना, एस लगा दिया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल। डिबेट यहाँ पर हमारा हो गया सब्जेक्ट, और डिबेट के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिखाने के लिए साथ में लिख दिया ऑन, किस पर? व्हाट इज अरावली, अरावली क्या है। और डिस्ट्रस्ट हो गया अविश्वास। इकोलॉजिकल की हिंदी होती है पारस्परिक, और इश्यूज मतलब मुद्दे। और ये जो एडिटोरियल आप पढ़ रहे हो थोड़ा एडवांस्ड लेवल का है, इसको वो लोग नहीं समझ सकते हैं जिनकी हिंदी बहुत वीक है या जिनको इंग्लिश आती ही नहीं है। ये एडवांस्ड लेवल के होते हैं, आपको वैसा माइंडसेट भी चाहिए होता है, अच्छे लेवल की हिंदी भी चाहिए होती है इनको समझने के लिए। क्योंकि अगर हम इंग्लिश एडवांस्ड पढ़ रहे हैं तो हिंदी भी आपकी एडवांस्ड होनी चाहिए, नहीं तो समझ नहीं आएगा। बाकी आप लोग जाने कि आपका नॉलेज कितना है, और जो भी ऐसा स्टूडेंट है जिसको इंग्लिश सीखनी है तो आप लोग मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, बेसिक टू एडवांस लेवल तक कंप्लीट कोर्स है, बिल्कुल ए से लेकर जेड तक सारे रूल्स मैंने कवर किए हैं। उनको अगर आप पढ़ लोगे, ये मेरी गारंटी है, आपको सारे रूल्स समझ में आएंगे, चाहे न्यूज़पेपर पढ़ना, चाहे एग्जाम देना, चाहे एडिटोरियल पढ़ना, सब कुछ समझ में आएगा। और साथ में जो मैंने 4,500 से ज़्यादा वर्ड मीनिंग कोर्स में दिए हैं वो भी आप करेंगे। उसके बाद देखना आपको कितने अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। और आज के जो वर्ड हैं वो मैंने एडिटोरियल वोकैबुलरी वाली पीडीएफ में ऐड करे हैं, वर्ड नंबर 423 से। तो इनको साथ साथ पढ़ेंगे। अभी आगे रीड करते हैं। नाउ द फर्स्ट पैराग्राफ, द गवर्नमेंट हैज़ बीन डीलिंग विद, सरकार जो है वो निपट रही है, सामना कर रही है, किससे? अ फायर स्टॉर्म, भारी विरोध से। ऑन द क्वेश्चन ऑफ, के सवाल को लेकर, कौन से सवाल को लेकर? माइनिंग इन द अरावलीज, अरावलीज में माइनिंग को लेकर जो सवाल है तो इनको लेकर क्या है? फायर स्टॉर्म है। फायर स्टॉर्म का मतलब हो गया, नाम से पता चल रहा है, स्टॉर्म मतलब तूफान, फायर मतलब आग। यहाँ पे कोई आग और तूफान की बात नहीं है, जो लोगों का भारी विरोध मिल रहा है ना उसके लिए यूज किया गया फायर स्टॉर्म। और ये आपने यहाँ पे लिखा हुआ है हैज बीन, गवर्नमेंट यहाँ सब्जेक्ट हो गया, डील के साथ हमने लगा दिया आईएनजी। तो ये टेंस कौन सा हुआ? टाइम इन टेंस, तो हैज बीन आईएनजी फॉर्म। तो सरकार जो है वो झेल रही है, वो सामना कर रही है, वो फेस कर रही है। किस चीज का फेस कर रही है? भारी विरोध को। और किस चीज को लेके? ऑन द क्वेश्चन ऑफ, के सवाल पर। कौन सा सवाल? अरावलीज में माइनिंग को लेकर। फायर स्टॉर्म याद कर सकते हैं, भारी विरोध। दूसरा याद करोगे डील विद, किसी चीज से निपटना, सामना करना। ये वाला वर्ड हमने शायद पिछली वाली न्यूज़ में भी पढ़ा था, न्यूज़पेपर वाली में, द हिंदू में,
तो चेक कर लेना पिछली वीडियो, वैसे नॉर्मली वर्ड है। सो ओवरऑल टेंस इज टाइम इन टेंस। वीडियो नंबर चेक कर लेना 125 इनसाइड माय कोर्स इन बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, ऑन नवंबर 20 नवंबर को द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैड पास्ड एन ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है इसने एक आदेश पास किया था। यहाँ पे लगा है हैड, पास्ड हो गया पारित करना, पास करना वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये हो गया सब्जेक्ट, टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस, एक्टिव वॉइस। तो 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक आदेश पारित किया था, प्रोहिबिटिंग रोकते हुए, निषेध करते हुए, किस चीज़ को रोकते हुए? फ्रेश माइनिंग लीजेस को। लीज पहले समझो, लीज क्या होता है? जैसे सरकार है तो एक ज़मीन का टुकड़ा है, तो सरकार कह रही है कि आप इस ज़मीन का यूज़ करो, जो करना है करो, आपको हम 20 साल के लिए देते हैं, 10 साल के लिए देते हैं, टाइम पीरियड अलग अलग होता है, तो उसमें जो करना है करो, इसका हम आपसे एक रेंट लेंगे, तो उसको बोलते हैं लीज पर देना। तो माइनिंग लीजेस क्या हो गया? माइनिंग के लिए लीज पर देना, माइनिंग के लिए कुछ समय के लिए देना किराए पर। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर पास किया था प्रोहिबिटिंग, निषेध करते हुए, रोकते हुए फ्रेश माइनिंग को भी, कोई भी ताज़ा माइनिंग लीज जो है वो नहीं होंगी इन द रीजन, क्षेत्र में, अनटिल, तो कब तक नहीं होंगी? अभी हमारा अनटिल का लेसन आ गया, तो अनटिल में नॉट छुपा होता है, जब तक नहीं, तो कब तक नहीं ऐसा ये मतलब पास किया गया इसको रोकने का? कह रहे हैं अ मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग वॉज इन प्लेस। कह रहे हैं जब तक कि ये जो मैनेजमेंट प्लान है सस्टेनेबल माइनिंग का, सस्टेनेबल होता है टिकाऊ माइनिंग, तो इस माइनिंग का जो मैनेजमेंट प्लान है सस्टेनेबल माइनिंग का, तो वॉज इन प्लेस, इन प्लेस मतलब किसी चीज़ का लागू होना, तो जब तक ये लागू नहीं हो जाता है ना, अंडर सेंट्रल सुपरविजन, केंद्र की निगरानी में, तो कह रहे हैं तब तक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था? ऑर्डर पास किया था। अब पूरी हिंदी निकालो। 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पास किया था निषेध करते हुए फ्रेश माइनिंग लीजेस को रीजन में, जब तक कि एक सस्टेनेबल माइनिंग मैनेजमेंट प्लान जो है सेंट्रल की सुपरविजन में, निगरानी में लागू ना हो जाए। अभी इसमें करो वर्ड मीनिंग याद। पहला है पास एन ऑर्डर, एक आदेश पास करना, प्रोहिबिट निषेध करना, रोकना, देन लीज का मतलब आपको समझा दिया। इसके अलावा सस्टेनेबल होता है टिकाऊ, इन प्लेस मतलब किसी चीज़ का लागू होना, और यहाँ पर ये हमारा लेसन आ गया अनटिल कंजंक्शन, ये आ गया हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। ओवरऑल देखोगे तो कॉम्बिनेशन का सेंटेंस हुआ। इसके बाद अब आता है हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ, द हार्ट ऑफ द कंट्रोवर्सी, विवाद का मूल, विवाद का ओरिजिन। देखो सेंटेंस यहाँ से लेकर हमारा यहाँ तक है, तो विवाद का मूल, विवाद का जो ओरिजिन है, मेन कारण, इज दैट, वो ये है कि, क्या है वो? रैम्पेंट माइनिंग, ये जो अंधाधुंध या बेकाबू माइनिंग जो है, खनन जो है, क्वायरिंग मतलब उत्खनन, जैसे जो खदान होती हैं उनमें से आप पत्थर, रेत, खनिज वो सब निकालते हो, उसको बोलते हैं क्वायरिंग। तो दूसरा, ये पहला आ गया अंधाधुंध माइनिंग खनन, और दूसरा आ गया उत्खनन क्वायरिंग, एंड डिफोरेस्टेशन, और ये जो पेड़ों की कटाई है। तो ये जो तीन कारण है, तो कह रहे हैं हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड, इन्होंने योगदान दिया है, टू ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, भूजल के कम होने में। तो ये जो तीन चीज़ें हो रही हैं, तो इनकी वजह से क्या हुआ है? जो ग्राउंड वाटर है वो डिप्लीट हो रहा है, डिप्लीशन हुआ है उसका, तो इसमें इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। अब हिंदी निकालो। विवाद का मूल कारण है कि अंधाधुंध माइनिंग, उत्खनन, पेड़ों की कटाई ने योगदान दिया है ग्राउंड वाटर डिप्लीशन में। कॉमा डाल के आगे बता रहे हैं डिन्यूडिंग द इकोलॉजिकल सैंक्टिटी, तो जिससे ये जो इकोलॉजिकल, पारस्परिक, सैंक्टिटी मतलब पवित्रता जो है वो कम हो रही है, वो हटती जा रही है। और किसकी पवित्रता? ऑफ द रीजन, क्षेत्र की। यहाँ पे समझो ये वाला वर्ड है डिन्यूड। न्यूड क्या होता है? नंगा, और डिन्यूड होता है नंगा करना, आवरण हटाना, किसी के ऊपर से कुछ चीज़ हटा देना। जैसे सैंक्टिटी है, अच्छा वर्ड है, इसको भी आप याद करोगे। सैंक्टिटी मतलब पवित्रता, और कैसी पवित्रता है? इकोलॉजिकल, पारस्परिक। और यहाँ पे किसकी पवित्रता की बात हो रही है? रीजन की, क्षेत्र की। तो ये जो क्षेत्र की जो पवित्रता है, जो इसका
जो ओरिजिनलिटी है, तो कह रहे हैं डिन्यूडिंग वो कम हो रही है, एंड और वर्सनिंग एयर क्वालिटी, और जो एयर क्वालिटी है वो और भी ज़्यादा बदतर हो रही है, ख़राब हो रही है इन दिल्ली एंड हरियाणा, इन दोनों जगहों में। तो इन चीज़ों की वजह से। सिंपल हो गया। यहाँ पे पहले वर्ड मीनिंग पर आओ। ये हमारी पीडीएफ है द हिंदू एडिटोरियल वाली वोकैबुलरी। वर्ड नंबर है 424, क्वेरी। क्वेरी मतलब होता है खदान, पत्थर या खनिज निकालने का स्थान या खनन स्थल, वो स्थान जहाँ से हम कोई चीज़ निकालते हैं। ये आप पढ़ लेना, आपके सामने सिनोनिम एंटोनिम्स है, और ये रहे इसके कुछ एग्जाम्पल्स। नाउ द नेक्स्ट वर्ड 425, ये है हमारा क्वेरिंग। क्वेरिंग का क्या मतलब हुआ? खदान से पत्थर, मिट्टी, रेत, खनिज आदि निकालने की प्रक्रिया, एक तरह का प्रोसेस होता है। ये हमारा नाउन का काम करेगा। तो खदान जो होती है उससे ये सारी चीज़ें निकाली जाती है, मिनरल हो गया, रेत हो गया, मिट्टी हो गया, कोयला हो गया, पत्थर हो गए, तो क्वेरिंग बोलते हैं इसको। इट्स अ प्रोसेस। तो इसके एग्जाम्पल वगैरह पढ़ लेना। ये रहे इसके कुछ एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट वर्ड जो अभी हमने देखा वो है डिन्यूड, मतलब नंगा कर देना, विहीन कर देना, किसी से आवरण या आवरण जैसी चीज छीन लेना। अच्छा वर्ड है, याद रखना भी आसान है। न्यूड से आप याद रख सकते हो। और ये रहे इसके सिनोनिम एंटोनिम्स, इनको ध्यान से पढ़ना, काफ़ी मेहनत लगती है इनको सेट करने में। और ये रहे इसके कुछ एग्जाम्पल्स। टेक अ स्क्रीनशॉट एंड रीड देम। और बाकी बार बार रिवीजन करना है तो आप लोग कोर्स से पीडीएफ पढ़ते रहना। तो अब ये आ गया हमारा पूरा सेंटेंस। इसमें वर्ड याद कर लो। कंट्रोवर्सी, विवाद। हार्ट इज ओरिजिन, मूल। रैम्पेंट, रैम्पेंट वर्ड मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके बाद अब देखते हैं हमारा अगला सेंटेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो पढ़ते हैं। वाइल, हालांकि या फिर चूंकि। वाइल रिलक्टेंट टू, रिलक्टेंट होता है अनिच्छुक, जिसकी इच्छा ना हो। तो वाइल रिलक्टेंट मतलब अनिच्छुक होने के बावजूद, या रिलक्टेंट या अनिच्छुक होते हुए भी, या कि चूंकि अनिच्छुक है किस चीज़ के प्रति? इम्पोज अ कंप्लीट बैन ऑन माइनिंग, माइनिंग पर पूरी तरह से बैन लगाने के। मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे अगर देखोगे तो ये हाइफन डला हुआ है, यहाँ पे कोर्ट्स आर्ग्यूमेंट, यानी कि कोर्ट की बात हो रही है। ये स्टेटमेंट कोर्ट के लिए दी गई है। कह रहे हैं जो कोर्ट है, कह रहे हैं हालांकि वो अनिच्छुक है माइनिंग पर पूरी तरह से बैन लगाने के। ऑन माइनिंग, माइनिंग पर। अ कंप्लीट बैन, पूरी तरह से बैन। इम्पोज मतलब लागू करना, थोपना। और रिलक्टेंट हो गया अनिच्छुक। तो कह रहे हैं माइनिंग पर पूरी तरह से बैन लगाने के लिए अनिच्छुक होने के बावजूद, मतलब सरकार की इच्छा नहीं है बैन लगाने की, फिर भी कह रहे हैं इट हैज़ नेवरदलेस, फिर भी। इट हैज़ सैड, इसने कहा है। ये नेवरदलेस का मतलब हो गया फिर भी। रियल सेंटेंस यही होता है आपका। वाइल लगाया, एक सेंटेंस आया, फिर हमारे यहाँ कोमा डला, उसके बाद एक सेंटेंस डलता है। तो ऐसा है कि जो कोर्ट है वो अनिच्छुक है कंप्लीट बैन लगाने पर, माइनिंग पर, फिर भी। नेवरदलेस मतलब फिर भी। इट हैज सेड, इसने कहा है, दैट की, क्या बोला है? एक्सेप्ट फॉर गवर्नमेंट सैंक्शन माइनिंग ऑफ क्रूशियल मिनरल्स, जो महत्वपूर्ण मिनरल्स हैं, तो इस और किसका क्रिटिकल मिनरल्स जो है, इसका जो माइनिंग है। और कैसा माइनिंग? गवर्नमेंट सैंक्शन, मतलब जो सरकार के द्वारा स्वीकृत माइनिंग हो, जिस पर सरकार ने मंजूरी दे रखी हो कि आप माइनिंग कर सकते हो क्रिटिकल मिनरल्स की। तो कह रहे हैं एक्सेप्ट, इसको छोड़कर। किसको छोड़कर? जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या मंजूर माइनिंग या क्रिटिकल मिनरल्स की, इनको छोड़कर। देयर शुड बी अ पोज, पोज होना चाहिए, यानी कि रोक होनी चाहिए। इन शॉर्ट कहें तो कोई भी माइनिंग नहीं कर सकता। सरकार ने जिनको परमिशन दी है वही माइनिंग कर सकते हैं, ये मतलब। अब इसकी यहाँ तक की हिंदी निकाल लो। मेन सेंटेंस हमारा यही था। कह रहे हैं कोर्ट जो है हालांकि या चूंकि वो माइनिंग पर पूरी तरह से बैन लगाने के लिए अनिच्छुक है, फिर भी इसने ये कहा है कि गवर्नमेंट सैंक्शन माइनिंग जो है क्रिटिकल मिनरल्स की, तो इनको छोड़कर हर चीज़ पे पॉज होना चाहिए, रोक होनी चाहिए। अब ये जो हमने ये डाला हाइफन, ये हाइफन इसके ऊपर बता रहा है, मतलब इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ये जो अनिच्छुक क्यों है, क्यों कोर्ट ऐसा नहीं करना चाहती, वो बैन नहीं करना चाहती, ऐसा क्यों है। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिखा रहे हैं। द कोर्ट्स आर्ग्यूमेंट इज दैट, कोर्ट का तर्क ये है कि, आर्ग्यूमेंट का यहाँ पे मतलब बहस से नहीं है, तर्क से। मैंने आपको कई बार बताया कोर्ट की लैंग्वेज में आर्ग्यूमेंट मतलब तर्क।
तो कोर्ट का जो तर्क इज दैट वो ये है कि क्या है, इट विल इंक्रीज इंस्टेंसेस ऑफ इलीगल माइनिंग। तो इससे बढ़ेंगे मामले, कौन से मामले, अवैध माइनिंग के। तो कोर्ट कह रहा भाई अगर हम ऐसा कुछ कर देंगे ना, बैन लगा देंगे, तो इलीगल माइनिंग जो है वो उसके मामले बढ़ जाएंगे। गिवन दैट, इस चीज को देखते हुए, तो किस चीज को देखते हुए उन्हें ऐसा लग रहा है कि इलीगल माइनिंग होगी, गिवन दैट, इसे देखते हुए कि इंडियाज डेवलपमेंटल ट्राजेक्ट्री, जो भारत की विकसित होता हुआ पथ, जैसे मान लो ये ग्राफ है, भारत की डेवलपमेंट धीरे धीरे ऊपर जा रही है, धीरे धीरे ऊपर जा रही है, धीरे, ये क्या है, एक ट्राजेक्ट्री है। तो भारत की जो डेवलपमेंटल ट्राजेक्ट्री है रिक्वायर्स, इसे जरूरत है किस चीज की, एन इंसेसेंट सप्लाई, लगातार सप्लाई की, किसका सप्लाई, ऑफ स्टोन एंड मिनरल, स्टोन और खनिजों का। इन शॉर्ट कहें तो भारत का जो ये डेवलपमेंटल ट्राजेक्ट्री है, ये वाला जो पाथ है जो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो कह रहे इसको जरूरत है किस चीज की, इंसेसेंट, लगातार सप्लाई की, स्टोन और मिनरल की। तो इस चीज को गिवन दैट, देखते हुए, तो कोर्ट कह रहा है कि भाई जो इलीगल माइनिंग है वो, उसके जो मामले हैं वो बढ़ जाएंगे। तो इसकी वजह से इसने ये कहा कि ये अनिच्छुक है। फिर भी इसने ये कहा है कि गवर्नमेंट सैंक्शन माइनिंग है क्रिटिकल मिनरल की, तो ये इसको छोड़ के देयर शुड बी अ पॉज होना चाहिए, रोक होनी चाहिए। थोड़ा डिफिकल्ट है बट आपको इसको यूज़ करना पड़ेगा अपना माइंड, ठीक है, तो ही समझ में आएगा, बिकॉज एडवांस लेवल है। नेक्स्ट, इन डूइंग सो, ऐसा करने में, इट हैज़ एक्नोलेज्ड, इसने स्वीकार किया है। एक्नोलेज होता है स्वीकार करना, इट मतलब यहाँ कोर्ट की बात हो रही है, तो कोर्ट ने स्वीकार किया है इन डूइंग सो, ऐसा करने में, मतलब ये जो बैन लगा रहे हैं ना, गवर्नमेंट सैंक्शन माइनिंग है वो करो, बाकी पोज कर दो। तो ऐसा करने में, तो ये स्वीकार कर रहे हैं कोर्ट वाले, क्या स्वीकार कर रहे हैं, द सेंट्रल कनंड्रम ऑफ माइनिंग इन द अरावलीज, अरावलीज में जो माइनिंग की केंद्रीय ये जो उलझन है, कनंड्रम होता है उलझन, और सेंट्रल हो गया मेन, मुख्य, बीच वाला जो मेन कारण है। तो ऐसा करने में कोर्ट ने स्वीकार किया है अरावली में माइनिंग की केंद्रीय उलझन को। मतलब उलझन तो है कि बैन करें ना करें, बैन करते हैं तो प्रॉब्लम, नहीं करते तो प्रॉब्लम। तो ये क्या होगी, एक तरह की कनंड्रम होगी, उलझन होगी। और कैसी उलझन है, सेंट्रल है, केंद्रीय। तो कनंड्रम पुराना वर्ड है, तो इसको चेक कर लेना। और एक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकार करना। अभी इसमें पहले वर्ड देख लो, नेवरदलेस, फिर भी, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट इसको छोड़कर, इंसेसेंट पुराना वर्ड है, मतलब हो गया लगातार। गवर्नमेंट सैंक्शनड, काम करेगा, एडजेक्टिव का मतलब सरकार द्वारा स्वीकृत। और गिवन दैट का पूरा चैप्टर है, आई थिंक वीडियो नंबर 135। आर्ग्यूमेंट इज तर्क। ट्राजेक्ट्री मतलब पथ, ये जो आपको दिख रहा था, ठीक है, ये जो पाथ दिख रहा था, ट्राजेक्ट्री, तो इसमें यही वर्ड है। अभी इसको पूरा पढ़ते हैं। तो ऐसा करने में कोर्ट स्वीकार करता है, सरकार ने सरकार कह रहा हूँ, कोर्ट ने स्वीकार किया है सेंट्रल कनंड्रम को, जो केंद्रीय उलझन है किसकी, अरावली में माइनिंग की। अब यहाँ पे देखो कोलन डाल के, अब ये वाली स्टेटमेंट जो है इसको वेरीफाई करेगी, भाई कैसे स्वीकार कर रहा है, मतलब एक्चुअली में दिक्कत क्या है, ये कनंड्रम है क्या, उलझन है क्या। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताया जा रहा है कि कैसे उलझन है। स्टेट्स हैव लिमिटेड एनफोर्समेंट कैपेसिटी, जो राज्य हैं इनमें लिमिटेड मतलब सीमित, ये जो निगरानी रखने और लागू करने की जो क्षमता है वो काफ़ी लिमिटेड है। तो एनफोर्समेंट कैपेसिटी होगी किसी चीज़ पर निगरानी रखना और उसको लागू करना, ऐसी क्षमता, एनफोर्समेंट कैपेसिटी। और लिमिटेड मतलब सीमित। ये मत सोचना कि ये स्टेट सब्जेक्ट हो गया, हैव ए लिमिटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि ईडी लगा, नहीं, ये लिमिटेड यहाँ एडजेक्टिव है, तो ये पोजेशन हुआ। तो स्टेट्स जो हैं इनके पास सीमित निगरानी रखने और लागू करने की क्षमता है, मतलब ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे माइनिंग वगैरह को, क्योंकि रिसोर्सेज कम है, कर्मचारी नहीं है, और भी बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, तो इसलिए बोल रहे हैं लिमिटेड है इनके पास ये एनफोर्समेंट कैपेसिटी। एंड गिवन दैट, और इसे देखते हुए, दिस इज अ सोर्स ऑफ स्टेट, ये जो स्टेट है, राज्य, इसका सोर्स है, स्रोत है। और किसका स्रोत है, स्टेट रेवेन्यू का। तो कह रहे हैं गिवन दैट, इसे देखते हुए कि, किसे देखते हुए, दिस इज अ सोर्स ऑफ स्टेट रेवेन्यू, ये स्टेट रेवेन्यू का सोर्स है, मतलब राज्यों को इससे पैसा मिलता है। तो इस चीज को देखते हुए, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, हितों का जो
कॉन्फ्लिक्ट है, टकराव है, तो वो है। और किस चीज़ में? इन बैनिंग, माइनिंग पर बैन करने में। इन शॉर्ट कहें तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है मेरे को, तो देखो समझ में आ रहा है, समझाना काफ़ी डिफ़िकल्ट काम होता है एग्जैक्टली अगर आपको मतलब बताया जाए तो थोड़ा सा माइंड लगाना। द्वारा देखो यहाँ पर कॉलन डले, कॉलन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिखाई जा रही है कि भी कौन सी उलझन है। दो चीज़ों की बात करी है। पहली बात करी है स्टेट्स हैव लिमिटेड एनफोर्समेंट कैपेसिटी, कि स्टेट्स के पास सीमित निगरानी रखने और लागू करने की क्षमता है। और दूसरी बता रहे हैं देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जो हित हैं, किसके हित? हितों का जो टकराव है। तो दूसरा ये है। और हितों का टकराव कैसे है माइनिंग को बैन करने में? कह रहे हैं क्योंकि ये दिस इज़ अ सोर्स ऑफ स्टेट रेवेन्यू, क्योंकि ये स्टेट का रेवेन्यू है। अगर आपको सिंपल भाषा में बताऊं, स्टेट के पास जो पैसा आ रहा है, रेवेन्यू आ रहा है, तो वो कैसे आ रहा है? ज़्यादा माइनिंग से। अगर माइनिंग को बंद कर दे तो स्टेट के पास पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो दूसरे काम काज नहीं होंगे। समझ में आ गया? तो ये कारण दे रहे हैं। तो यहाँ हो गया सेंटेंस खत्म। आगे देखो, इन द लास्ट ईयर, पिछले साल में, द सेंटर हैज़ बीन एक्टिवली प्रमोटिंग, पिछले साल से जो ये केंद्र है, हैज़ बीन प्रमोटिंग, तो ये प्रमोट करता आ रहा है एक्टिवली, सक्रिय रूप से। सो टाइम इंटेंस का लेसन। तो किसको प्रमोट करता आ रहा है? अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट को। नेक्स्ट, व्हाट इज अनएक्नोलेज्ड, जो स्वीकार्य नहीं है, इन दिस, इसमें, इज दैट, वो ये है कि। तो कह रहे हैं जो अनएक्नोलेज मतलब जो स्वीकार्य नहीं है, जो स्वीकृत नहीं है, इन दिस, इसमें, इज दैट, वो ये है कि। अब ये जो आपको पूरा दिख रहा है व्हाट इज अनएक्नोलेज्ड इन दिस, ये सारा हमारा सब्जेक्ट है, इज लगी हेल्पिंग वर्ब, फिर दैट हम सेंटेंस को जोड़ने के लिए यूज कर रहे हैं। तो जो स्वीकार्य नहीं है इसमें, इज दैट, वो ये है कि। तो क्या स्वीकार्य नहीं है? रिफोरेस्टेशन कैन नॉट कॉम्पनसेट फॉर डिफोरेस्टेशन। जो रिफोरेस्टेशन है मतलब दोबारा से जंगल बनाना, पेड़ वगैरह लगा के रिफोरेस्ट करना, तो कह रहे हैं कैन नॉट कॉम्पनसेट, ये कॉम्पनसेट नहीं कर सकता, ये भरपाई नहीं कर सकता है। किसकी? डिफोरेस्टेशन की, पेड़ों की कटाई की। मतलब आपने पहले डिफोरेस्टेशन कर दिया, पेड़ वगैरह काट दिए, फिर आप कह रहे हो हम जो पेड़ काटे हैं ना, इनको कॉम्पनसेट करेंगे, इसकी भरपाई करेंगे। कैसे? एफोरेस्टेशन करके, रिफोरेस्टेशन करके, मतलब दोबारा से जंगल वगैरह बनाकर। तो वही कह रहे हैं कि ये वाली जो बात है ना कि भाई हम पहले जंगल को काट देंगे फिर इसकी क्षतिपूर्ति कर देंगे दोबारा से जंगल को बनाकर, तो ये जो है ये स्वीकार्य नहीं है। सिंपल हो गया। तो हिंदी निकालो, व्हाट इज अनएक्नोलेज्ड इन दिस इज, जो इसमें अस्वीकार्य है वो है कि ये जो डिफोरेस्टेशन है इसकी भरपाई रिफोरेस्टेशन से नहीं हो सकती है। इन अ प्रिडिक्टेबल वे, एक प्रिडिक्टेबल वे से, प्रिडिक्ट मतलब क्या होता है? भविष्यवाणी करना, जिसमें आप अनुमान लगाते हो, तो एक अनुमानित तरीके से। सिंपल। तो यहाँ तक पहले वर्ड देखो। पहला है इंटरेस्ट, हित, किसी का इंटरेस्ट, किसी का उसमें हित होता है, फायदा होता है, उसका अधिकार होता है। देन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, हितों का टकराव। नेक्स्ट याद कर सकते हो, यहाँ पे है रेवेन्यू, मतलब आय, पैसा, प्रमोट करना, नॉर्मल वर्ड है, ये याद कर सकते हो। अनएक्नोलेज्ड, अस्वीकार्य। रिफोरेस्टेशन, नाम से पता चल रहा है दोबारा से फॉरेस्ट को फॉर्म करना। प्रिडिक्टेबल वे, ऐसा वे जिसको प्रिडिक्ट किया जा सके, जिसका आप अंदाज़ा लगा सको। कॉम्पनसेटिव, जिसको बोलते हैं क्षतिपूर्ति करना या भरपाई करना। डिफोरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई। एक्टिवली, सक्रिय रूप से। तो इसके अंदर यही सारे हमारे थे वर्ड। अब आ जाओ नेक्स्ट, अनदर इंटरवेंशन बाय द कोर्ट। कह रहे हैं अन्य हस्तक्षेप जो है बाय द कोर्ट, कोर्ट के द्वारा। वॉज, वो था, क्या था? एक और हस्तक्षेप। पहला हस्तक्षेप क्या किया था? ये माइनिंग रोका। और दूसरा जो इंटरवेंशन कर रहा है कोर्ट, कह रहे हैं वॉज, वो था एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशन ऑफ एन एक्सपर्ट कमेटी। ये जो एक्सपर्ट कमेटी है इसकी जो रिकमेंडेशंस है, इसकी जो सिफारिशें हैं, तो उसको एक्सेप्ट करना। तो अन्य कोर्ट के द्वारा जो हस्तक्षेप है वो था एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा सिफारिशों को स्वीकार करना। और कौन सी कमेटी? कह
कह रहे हैं दैट प्रपोज्ड, जिसने प्रस्ताव रखा था। अब दैट रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया कमेटी के लिए, दैट सब्जेक्ट भी है, प्रपोज्ड आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब होता है प्रस्ताव रखना। तो एक एक्सपर्ट कमेटी जिसने प्रस्ताव रखा था, तो इसकी सिफारिशों को स्वीकार करना, तो ये था अनदर इंटरवेंशन बाय द कोर्ट। और कैसा प्रस्ताव था? दैट की ओनली माउंटेन्स 100 मीटर्स और हायर अबव द लोकल रिलीफ। लोकल रिलीफ मतलब हो गया जो स्थानीय जो भू लेवल है, जमीन का जो लेवल है, तो उससे कह रहे हैं या तो 100 मीटर की हो या 100 मीटर से ऊपर वाली हो। तो कह रहे हैं वही वाली जो पहाड़ है, कह रहे हैं बी कंसीडर्ड, उनको कंसीडर किया जाना चाहिए, माना जाना चाहिए इन द अरावली रेंज, अरावली रेंज में। अब इसकी पूरी हिंदी निकालो, यहाँ सेंटेंस खत्म हो गया। कह रहे हैं कोर्ट के द्वारा अन्य हस्तक्षेप जो है वो था एक्सपर्ट कमेटी जिसने प्रस्ताव रखा था कि माउंटेन्स जो 100 मीटर या हायर होने चाहिए लोकल रिलीफ से, तो इनको ही अरावली रेंज में कंसीडर किया जाना चाहिए। तो इस एक्सपर्ट कमेटी की जो रिकमेंडेशंस हैं, तो इसको एक्सेप्ट करना, तो ये था अनदर इंटरवेंशन। नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू अ फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया एस्टिमेट, ये जो भी है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, तो ये एस्टिमेट था, कोई आकलन था, तो ये जो आंकड़े लगाए गए, तो इनके अनुसार दिस वुड मीन, इसका मतलब होगा दैट की, क्या मतलब होगा? 92% ऑफ द हिल्स, जो 92% जो पहाड़ियाँ हैं, वुड बी आउट ऑफ दैट एम्बिट, वो उस दायरे से बाहर हो जाएंगी। मतलब 100 में से 92 जो पहाड़ियाँ हैं ना, तो वो तो 100 मीटर से कम है, तो ये जो दायरा है इससे तो बाहर ही हो जाएंगी, मतलब ये सारी काटनी पड़ेंगी। और ये वुड यूज़ किया गया प्रेजेंट के लिए, यहाँ मीन मतलब अब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट को शो कर रहा है, तो वुड हम पॉसिबिलिटी के लिए लगाते हैं, संभावना के लिए प्रेजेंट में। सो दिस वुड मीन, इसका मतलब होगा कि 92% ऑफ द हिल्स, पहाड़ियों में से जो 92% है, वुड बी, वो होंगी आउट ऑफ दैट एम्बिट, उस एम्बिट से बाहर, उस दायरे से बाहर। नेक्स्ट, बट लेकिन द कोर्ट डिफर्ड टू, लेकिन कोर्ट ने माना, डिफर टू मतलब होता है मानना, जब हम किसी की बात को पूरे सम्मान के साथ मान लेते हैं उसको, तब हम यूज़ करते हैं डिफर टू। तो कोर्ट जो है डिफर्ड टू, इसने बात मानी, किसकी? द अटर्नी सॉलिसिटर जनरल, ये जो भी है अटर्नी है, सॉलिसिटर जनरल है, और तो इनकी बात को माना। हु आर्ग्यूड, जिन्होंने तर्क दिया, दैट की, तो इन्होंने क्या तर्क दिया था? नॉट यूजिंग दिस डेफिनेशन, इस परिभाषा को यूज न करना, रिस्क्ड, हिंदी इसकी प्रेजेंट में निकाल सकते हो। तो कह रहे हैं ये जो परिभाषा है, कौन सी परिभाषा? ये जो 100 मीटर वाली है, तो कह रहे हैं इसको यूज न करने से, या फिर इसको यूज न करना रिस्क्ड, ये खतरे में डालता है किस चीज़ को? मतलब इससे खतरा पैदा होता है, या ये खतरा है, किस चीज़ का खतरा? रिड्यूसिंग, कम करने का, किस चीज़ को? द रीजन को कंसिडर्ड अरावली, जिसको अरावली माना जाता है, मतलब अरावली माने जाने वाले क्षेत्र को कम करने का खतरा है। इन शॉर्ट कहें तो अगर हम ये परिभाषा जो है इसको अगर सही से यूज़ नहीं करते हैं, तो ये जो अरावली जिसको हम कंसिडर करते हैं, तो ये जो क्षेत्र है, कह रहे हैं इससे ये क्षेत्र कम होने का खतरा पैदा होता है। ठीक है, पूरी हिंदी निकालनी है तो ऐसा बोलो, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया एस्टीमेट जो है इसके अकॉर्डिंग, इसका मतलब होगा कि 92% जो पहाड़ियाँ हैं तो वो इस एम्बिट से बाहर होंगी, लेकिन कोर्ट ने स्वीकार किया है अटर्नी सॉलिसिटर जनरल की बात को, जिसने तर्क दिया था कि इस परिभाषा को यूज़ न करने से अरावली मानी जाने वाली जो क्षेत्र है इसका कम होने का खतरा है, मतलब अरावली रेंज जो होगी वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट वन, द कोर्ट डिड नॉट रीजन, कोर्ट ने कारण नहीं दिया, वाई, क्यों, इट ऑप्टेड, इसने चुना, फॉर वन इंटरप्रिटेशन, एक व्याख्यान को, ओवर द अदर, अन्य के बावजूद। मतलब ये 3 व्याख्यान है, इन्होंने बोला ये रीज़न, इन्होंने ये रीज़न, इन्होंने ये रीज़न, तो कह रहे कोर्ट जो है ना डिड नॉट रीजन, इसने कारण नहीं दिया। क्या कारण नहीं दिया? वाई, कि क्यों, इट ऑप्टेड, इसने चुना, क्या चुना? एक इंटरप्रिटेशन को चुना अन्य की बजाय। नेक्स्ट वन थोड़ा सा रह गया, 2 ही लाइनें पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं। गिवन दैट, कह रहे हैं इसे देखते हुए, किस चीज़ को देखते हुए? नन ऑफ दिस इंफॉर्मेशन
इज़ इन द पब्लिक डोमेन। पब्लिक डोमेन मतलब होता है पब्लिक के दायरे में। तो कह रहे हैं नन ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन, इस जानकारी में से कह रहे हैं कोई भी जो जानकारी है ना वो पब्लिक डोमेन में नहीं है, उपलब्ध नहीं है, मतलब लोगों को पता ही नहीं है। तो इस चीज़ को देखते हुए एवरीथिंग बॉइल्स डाउन, हर चीज़ डिपेंड हो जाती है किस चीज़ पर, ट्रस्टिंग वन सोर्स, एक जो स्रोत है उस पर विश्वास करने पर डिपेंड हो जाती है ओवर द अदर, अन्य की बजाय। थोड़ा मुश्किल है, मैं आपको इलेबोरेट कर देता हूँ, इसको ध्यान से सुनना। जो भी मैंने कहा, मान लो ये सरकार ने रीज़न दिया हमें माइनिंग क्यों करनी है, ये कोई बिजनेसमैन है इसने तर्क दिया, ये कोई और व्यक्ति हो गया इसने दिया, मतलब तीन, ये स्टेट लगा लो, सेंटर सरकार ने, सेंटर लगा लो केंद्र, स्टेट ने, कोई बिजनेसमैन है, इन तीनों ने तर्क दिया भी ये ऐसे ऐसे करो। अब कोर्ट के सामने तो तीन ही ऑप्शन है, कोर्ट तीन में से कोई एक ऑप्शन चूज कर लेगी और बोलेगी भाई ठीक है हम इस आधार पे आपको ये परमिशन देते हैं, ठीक है। तो तीन ही तो ऑप्शन हुए, लेकिन ये तीन ऑप्शन किस किस को पता है, सेंटर को पता है, स्टेट को पता है, या फिर जो बिजनेसमैन है उसको पता है, लेकिन लोगों को तो पता ही नहीं, रिसर्चर्स को तो पता ही नहीं। अगर उनको पता होगा तो वो भी अपनी राय देंगे, फिर अच्छे से विचार विमर्श हो सकते हैं। तो वही चीज़ कह रहे हैं कि नन ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन इज इन द पब्लिक डोमेन, इसमें से कोई भी जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं है, पब्लिक के दायरे में नहीं है। तो इस चीज़ को देखते हुए हर चीज़ जो है बॉइल्स डाउन, वो झुक जाती है, किसकी तरफ झुक जाती है, टू ट्रस्टिंग वन। तो बॉइल्स डाउन का मतलब है झुक जाना या किसी पर आधारित होना। तो हर चीज़ आधारित हो जाती है, झुक जाती है किसकी तरफ, एक सोर्स की तरफ, ओवर द अदर, अन्य की बजाय। सच अ सिस्टम, ऐसा जो सिस्टम है, ऐसी जो प्रणाली है, इज इनिमिकल, वो विरोधी है, वो फ्रेंडली नहीं है। किसके विरोधी है, टू एनवायरमेंटल पॉलिसी के। यहाँ पे वर्ड अच्छा आया, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारी अलग PDF है न्यूज़पेपर वोकैबुलरी वाली, आप लोग सब जानते ही हो। तो ये वर्ड नंबर 1104 पुराना वर्ड है। सो इनिमिकल मतलब हो गया विरोधी, हानिकारक, अनुकूल ना होना, ये आप पढ़ सकते हो, तो काफ़ी अच्छा वर्ड है। तो ये हाईलाइट कर देता हूँ, इनिमिकल टू। तो ऐसा सिस्टम जो है ना, मतलब जिसमें आप एक सोर्स जो है या दो सोर्स हैं, इनमें से भी जिसका भी अच्छा लगता है आप उस पर ट्रस्ट कर लेते हो, उसके प्रति क्या होते हो, बॉयल डाउन हो जाते हो, या फिर आप उस पर बेस्ड हो जाते हो। तो ये जो है ना, ये एनवायरमेंटल पॉलिसी के अनुकूल नहीं है, उसके खिलाफ है, उसके विरुद्ध है, उसके हानिकारक है, क्योंकि इसमें से कोई भी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में होता ही नहीं है। तो गिवन दैट, इसे देखते हुए पूरी हिंदी निकालो, इसे देखते हुए कि पब्लिक डोमेन में इनमें से कोई भी जानकारी नहीं है, तो हर चीज़ एक ही स्रोत पर डिपेंड हो जाती है अन्य की बजाय, और ऐसा सिस्टम हानिकारक है एनवायरमेंटल नीति के। इसके बाद जो आगे लिखा है व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स से लेके ये सारा पढ़ना अब आपका काम है। और एक लास्ट में पढ़ देता हूँ, हाउएवर, हालांकि विदाउट ट्रांसपेरेंसी, बिना पारदर्शिता के, नो अमाउंट ऑफ एफोरेस्टेशन, मतलब कितना भी जो एफोरेस्टेशन है, वनीकरण जो है, और अक्यूजिंग या जो दोषारोपण है, द ओपोजिशन को ऑफ किस चीज़ का, मिस इन्फॉर्मेशन विल वर्क। तो इन शॉर्ट ये कह रहे हैं बिना पारदर्शिता के, तो कोई भी एफोरेस्टेशन हो या फिर ओपोजिशन पर दोषारोपण जो है मिस इन्फॉर्मेशन का, तो इनमें से कह रहे हैं कोई भी विल वर्क, वो काम नहीं करेगा। अब ये नो लगा हुआ है, इसका मतलब काम नहीं करेगा। तो ये थी हमारी वीडियो। बाकी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और जिसको इंग्लिश सीखना है वो डाउनलोड कर लो बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप, क्योंकि ये एडवांस लेवल है, आपको रूल्स पे काफ़ी अच्छी कमांड करनी पड़ेगी, और आपका जो माइंड का लेवल है, थिंकिंग एबिलिटी है, क्रिटिकल थिंकिंग है, वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, कॉन्टेक्स्ट को पकड़ने वाली होनी चाहिए, जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए, तभी आप समझ पाओगे, वरना मुश्किल होगा। तो बीइंग द टीचर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, मैं आपको खुल के बता रहा हूँ, पहला रूल पे काम करो, फिर वोकैब पे काम करो, फिर आप अलग अलग टॉपिक्स पढ़ो, तो आपकी अवेयरनेस बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि मैं तो आपके दिमाग में बैठ कर आपको समझा नहीं सकता हूँ, मैंने अपनी तरफ से जितना आसान हो सकता है उसको रखने की कोशिश की है। समझना ना समझना आपके ऊपर है। बाकी ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन, वहाँ से मेरी सारी वीडियोस वॉच करो स्टेप बाय स्टेप, और उसके बाद रिजल्ट डेफिनेटली मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।